हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है साझेदारों के बीच अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण। टॉपिक का नाम क्या है कि जो हमारे पास अनामत बचे हुए थे और जो हमारे पास एकत्रित लाभ है, उनका साझेदारों के बीच बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन सीखा था, तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लेना ताकि आपको ये क्लास भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हालांकि दोनों क्लास का कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल अगर आपको वो पता रहेगा तो आपको टॉपिक वाइज आप चलते रहो तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, क्योंकि ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है चौथे पांचवे छठे तीनों चैप्टर के लिए। इसी वजह से मैंने कहा कि सारी चीजें आप कनेक्ट करके चलते रहो। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कुछ स्टोरीज बना के आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बुक में क्या लिखा है वो भी सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। देखो, हम लोगों ने जो चैप्टर का स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम है पुनर्गठन। चैप्टर का नाम क्या है? पुनर्गठन। और पुनर्गठन में हम लोगों ने देखा कि संपत्तियों और दायित्वों का क्या देखा हमने? संपत्तियों और दायित्वों का क्या किया जाता है? पुनः मूल्यांकन। ध्यान से समझना इन सारी बातों को, इनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि व्यवसाय में सिर्फ संपत्ति और दायित्व ही नहीं होते हैं, व्यवसाय में अन्य प्रकार की भी चीजें होती हैं, तो उन सभी का क्या? तो व्यवसाय में हमने संपत्ति दायित्व का तो पुनः मूल्यांकन कर दिया, लेकिन बाकी जो चीजें बची हैं उनका हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर मैं आपको आर्थिक चिट्ठा का स्वरूप दिखाऊं, तो जैसे ये मान लो हमारा छोटा सा आर्थिक चिट्ठा है एक, ध्यान से देखना। आर्थिक चिट्ठा में सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका पूंजी। मैं पूरा फॉर्मेट आपको लिख देता हूं। ये है आर्थिक चिट्ठा। यहाँ पे होता है आपका पूंजी दायित्व, ये नोट्स बना लेना, आपका काम आएगा। और यहाँ पर होता है आपका संपत्ति लेना। ध्यान से समझिएगा, हमें इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले आपका होता है पूंजी, जो भी साझेदार दिए होंगे, जैसे ए बी और सी दिया तो उनकी पूंजी होगी, फिर उसका टोटल यहाँ पे दिया रहता है। फिर इसमें हमारे पास कुछ अनामत होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कुछ अनामत होते हैं, वो दिया रहेगा। अभी अनामत क्या होता है वो भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें दायित्व दिया रहता है। ठीक है, दायित्व में दो प्रकार के होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना समझो कि दायित्व होता है। फिर यहाँ पे बात करें संपत्ति लेना में, तो संपत्ति लेना में हमारे पास कई प्रकार की संपत्तियां होती है। जैसे एक होता है स्थिर संपत्ति। क्या होता है? स्थिर संपत्ति। और एक होता है चालू संपत्ति। एक क्या होता है? चालू संपत्ति। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे खर्च होते हैं। पहले तो एक होता है हमारे पास लाभ हानि, जिसका यहाँ पे लिखा रहेगा उधार शेष। क्या लिखा रहता है? उधार शेष लिखा रहेगा, या तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा हानि, एक ऐसा दिया रहेगा। और कुछ यहाँ पे खर्च दिए होते हैं। अब वो खर्च क्या क्या होते हैं मैं आपको वो नाम बता देता हूँ। जैसे कि विज्ञापन अभियान खर्च, ध्यान से समझना, क्या दिया रहेगा? विज्ञापन अभियान खर्च। और एक है संशोधन विकास खर्च। ये मैं वही नाम लिख रहा हूँ जो आपके काफी सारी चीजें आपकी बुक में आने वाली है, मतलब आपके सवाल में आएगा, तो उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ। तो विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन विकास खर्च। ठीक है, ये कुछ उन खर्चों के नाम है, उन चीजों के नाम है जो आपको आर्थिक चिट्ठे में नॉर्मली आप जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे आपको सभी जगह ये आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है, इनको क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, ये तो हो गया आपका आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट, ऐसा दिया रहेगा। ओके, क्लियर है इतना? अब इस फॉर्मेट में ध्यान से देखना, हमने दायित्वों का पुनः मूल्यांकन कर लिया, हमने स्थिर संपत्तियों का और चालू संपत्तियों का भी पुनः मूल्यांकन कर लिया। यानी कि हमारे जैसे जमीन मकान देनदार है, ये सारी चीजों का हमने मूल्यांकन करके देख लिया। अब यहाँ पे समझो, मैंने पहले ही बताया कि हम क्या करते हैं, संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करते हैं, पर बाकी की चीजों का क्या? बाकी की चीजों में जैसे एक पूंजी है, तो पूंजी तो भाई जिसकी है उसकी उसी को मिलेगी। लेकिन फिर यहाँ पे बचता है अनामत। क्या बचेगा यहाँ पे? अनामत। यहाँ पे बचेगा लाभ हानि का उधार शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा विज्ञापन अभियान खर्च, यहाँ पे बचेगा संशोधन विकास खर्च। राइट, ये इतनी चीजें यहाँ पर बचेंगे। राइट, तो इन सभी का हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है दो बातें, लेकिन किसकी नजर से याद रखना है? व्यवसाय की नजर से। किसकी नजर से?
व्यवसाय की नजर से दो बातें याद रखनी है। पहली बात, जो हमारा है उसको हम क्या बोलेंगे? संपत्ति। क्या? जो हमारा है उसको हम क्या बोलेंगे? संपत्ति। जो दूसरों का है उसको हम क्या बोलेंगे? दायित्व। संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। ये याद रखना है। साथ ही साथ जब इनको हम खाता बंद करते हैं, किसका खाता? हम संपत्ति का और दायित्व का। तो खाता बंद करने पर ये उल्टा होके क्या हो जाता है? उधार से जमा, और ये जमा से क्या हो जाता है? उधार। तो ऊपर मैं लिख देता हूं, ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? खाता बंद करके इनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, खाता बंद करने पर। ओके, खाता बंद करने पर। चलो, ओके। तो अब ये तो हो गया आपका बेसिक आर्थिक चट्टे के बारे में। साथ ही साथ आपको कि जो हमारा है उसको संपत्ति बोलेंगे, और संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। तो इसके बारे में तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इस क्लास का मेन टारगेट है आपको ये समझाना कि जो हमारे पास अनामत और एकत्रित लाभ है, हमें उसका क्या करना है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पुनर्गठन जो वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से बनता है, और उस कारण में हमने ये पढ़ा था कि चाहे वो लाभ हानि के परिवर्तन में करना हो, चाहे कोई प्रवेश करे, चाहे कोई निवृत्ति हो, कारण चाहे जो भी हो, हम क्या करते हैं? पुनर्गठन करते हैं। तो अभी देखो, पुनर्गठन होने का मतलब ये है, जैसे कि मैं एक तारीख लेके चलता हूं, जैसे आज की मैं तारीख यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसी साल की तारीख 31/3/2021। मैंने कौन सी तारीख लिखी है? 31/3/2021। मान लो इस दिन मैंने पुनर्गठन किया, और पुनर्गठन करने से मान लो मैं अनुपात में परिवर्तन कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी का अनुपात 3:2:1। और ये भविष्य में अपना नया अनुपात, ये कौन सा अनुपात था? पुराना। और ये भविष्य में अपना नया अनुपात बनाना चाहते हैं, 1:1:1। अब परिवर्तन हो गया है कि नहीं यहाँ पे? अब ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कब से शुरू होगा? 31/3/21 के बाद से, यानी कि 1/4/2021 से ये परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ये परिवर्तन कब से शुरू होगा? 1/4/2021 से। लेकिन नियम क्या कहता है कि परिवर्तन तो 1/4 से शुरू आने वाले समय में शुरू होगा ना, लेकिन इसके पहले, ठीक है, इस तारीख के पहले जो भी चीजें होंगी, जो भी काम किया होगा, इन तीनों ने मिलकर किया होगा, और इन तीनों ने जब मिलकर किया होगा तो उसका जो भी परिणाम मिलेगा, जो भी फायदा नुकसान जो भी होगा, वो इस अनुपात में बांटने के लिए तय किया गया होगा। राइट? कौन से अनुपात में बांटने के लिए तय किया गया होगा? पुराने अनुपात में। क्लियर है इतना? तो जब पुराने अनुपात में बांटने के लिए तय किया गया होगा, तो जो भी चीजें होंगी वो इसी अनुपात में बटेंगी, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। तो अब इतना क्लियर है? अब यहाँ पे याद रखना है कि 31/3 से पहले तक, यानी ये जो तारीख है 1/4, तो याद रखना है कि अभी आने वाले समय से अप्लाई होगा। लेकिन उसके पहले 31/3 तक तो साथ में ही काम किया है, और उनका पुराना अनुपात यही था। इसके बाद इन लोगों ने ये तय किया है, तो उसके पहले तक जो भी चीजें इनके पास होंगी वो कौन से अनुपात में बांटी जाएंगी? 3:2:1 के अनुपात में। तो यहाँ पे शॉर्ट में याद आपको क्या रखना है कि आर्थिक चिट्ठा में, ध्यान से समझना इसको, आर्थिक चिट्ठा में जो भी दिया होगा, क्या? आर्थिक चिट्ठा में जो भी दिया होगा वो कौन से अनुपात में बांटा जाएगा? हमेशा पुराने अनुपात में। इसको नोट्स में लिख लेना कि आर्थिक चिट्ठा में जो भी दिया होगा उसको हमेशा कौन से अनुपात में बांटा जाएगा? पुराने। इसलिए मैंने लिख दिया आर्थिक चिट्ठा इज इक्वल टू पुराने अनुपात में। क्लियर है? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी आर्थिक चिट्ठा में जो भी दिया होगा पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। हमने संपत्ति और दायित्व का तो काम खत्म कर ही दिया है, लेकिन अभी ये जो अनामत बचा इनका कैसे करना है, तो यहाँ पे कुछ और चीजें समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें कैसे समझना है क्या है अनामत। ये बेसिकली पहले अनामत की बात करते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। क्या है? अनामत की बात करते हैं। अब ये अनामत जो होता है, बेसिकली ये क्या होता है? ये हमारा लाभ का ही भाग होता है। किसका भाग? लाभ का ही एक भाग होता है। याद रखना है क्या है ये? लाभ का ही एक भाग है। जब ये लाभ का ही एक भाग है, इसका मतलब लाभ का अगर शेष हमेशा जमा होता है, तो इसका भी शेष हमेशा क्या होगा? जमा ही होगा। राइट? अगर इसका शेष हमेशा जमा होता है तो इसका भी शेष क्या होगा? जमा होगा। और लाभ बांटा किसके बीच में जाएगा? पुराने साझेदारों के। जो मैंने बताया कि पुरानी चीजें किसके बीच में बांटी जाएंगी? पुराने साझेदारों के बीच में। और कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पे समझो कि व्यवसाय में जब कोई काम करता है तो उनके पास जो बहुत सारे पैसे आते हैं, जो लाभ कमाते हैं, उन सभी लाभ का वो एक साथ उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? वो अपने उस वितरण पात्र लाभ में से कुछ पैसे वो अपने पास बचा के रख लेते हैं,
ताकि अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो तो उस लाभ में से हम उसका फायदा उठा सके। जैसे कि मान लो एक अनामत का नाम मैं बोलता हूँ, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। क्या है? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड या कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत। ये एक ऐसा अनामत है, ये कारीगरों के लिए बनाया जाता है। यानी जिस भी कंपनी में, जिस भी पीढ़ी में जो कारीगर काम करते हैं, हमें पता है कि कई बार आकस्मिक चीजें घट जाती हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट होगा, कोई मशीन खराब हो गई या कुछ गिर गया, उनको चोट लग गई, ऐसा अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस पीढ़ी की, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का, अपने यहाँ काम करने वाले कारीगरों का ध्यान रखे। तो इसीलिए वो अनामत बनाया जाएगा, फिर जो भी खर्चा होगा उसका उस अनामत में से दिया जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो भी खर्चा होगा, अगर कुछ होगा तब ना, लेकिन अगर खर्चा नहीं हुआ तब तो पैसे बच गए ना। तब वो पैसे किसके हो जाएंगे? तब वो हो जाएंगे साझेदारों का ही। क्यों? क्योंकि ये क्या था? ये लाभ का ही ये भाग है, और लाभ किसका होता है? लाभ होता है साझेदारों का। अगर अनामत का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये लाभ भी किसको मिल जाएगा? साझेदारों को ही मिल जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो अभी यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा बेसिक जो मैंने यहाँ पे समझाया। इसको आप लोग पूरा नोट्स अच्छे से बना लेना। अब थोड़ा बुक में चलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको टिक करवा देता हूँ, उसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे देखो लिखा है साझेदारी पेढ़ी के वितरण पात्र लाभ में से, जो मैंने कहा कि जो भी हमारे पास लाभ होता है उस लाभ में से कुछ भंडोल या अनामत के तौर पे क्या करते हैं? कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसके सामने कोई जिम्मेदारी नहीं होती। याद रखना है, जिसके सामने कोई जिम्मेदारी न हो और एकत्रित लाभ की बाकी हो, तो उसकी मालिकी पीढ़ी के वर्तमान साझेदारों की कहलाएगी। तो जो मैंने कहा कि जो भी पैसे हमारे पास यहाँ पे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कारीगर अकस्मात मुआवजा का, कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी है तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी नहीं हो तो पैसा किसका बन जाएगा लास्ट में? साझेदारों का। क्योंकि अनामत लाभ का ही भाग है, तो अगर लाभ साझेदारों का तो अनामत भी किसका होगा? साझेदारों का ही होगा। ये याद रखना है। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। दूसरा लिखा है, जैसे व्यवसाय में कुछ होता है, सामान्य अनामत होता है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड होता है, आदि को अनामत भंडोल और लाभ हानि खाता की जमा बाकी को एकत्रित लाभ कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछता है कि एकत्रित लाभ अर्थात क्या, एकत्रित लाभ में याद रखना है सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा या किसी भी प्रकार का अनामत हो, या लाभ हानि खाते का जमा ही बाकी क्यों ना हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? एकत्रित लाभ बोलते हैं। अब याद रखना है कि ये जो एकत्रित लाभ होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नोट्स बना के रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो एकत्रित लाभ या जो भी अनामत होता है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, एकत्रित लाभ या जो भी अनामत होता है, ये हमेशा पुराने साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। किसके बीच बांटा जाएगा? पुराने साझेदारों। चाहे सिचुएशन जो भी हो, प्रवेश हो, निवृत्ति हो या सिर्फ पुनर्गठन हो, हमेशा किसके बीच बांटा जाएगा? पुराने साझेदारों। और एक बात याद रखना है, कौन से अनुपात में? हमेशा पुराने अनुपात में। रीजन उसका यही है जो मैंने आपको समझाया कि भाई काम तो अब 1 4 से स्टार्ट होगा ना, आज से नया ये जो नया वाला अनुपात है ये तो 1 4 के बाद एप्लीकेबल है, लेकिन 1 4 से पहले कौन सा था? 3 2 1। इसीलिए हमेशा क्या करेंगे? पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ही लिख लेना कि एकत्रित लाभ या अनामत या हानि जो भी होगा वो हमेशा पुराने साझेदारों के बीच हमेशा पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। क्लियर है इतना? अब व्यवसाय में दो चीजें होंगी, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अभी तक मैंने देखो तुम्हें कुछ रोजनामचा कैसे लिखना है वो नहीं बता, अभी तक मैं सिर्फ बेसिक ही समझा रहा हूँ। अभी रोजनामचा कैसे, सॉरी ये बंद हो गया गलती से, हाँ, अभी रोजनामचा कैसे लिखेंगे वो भी हमें समझना जरूरी है कि रोजनामचा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? कि जो हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? संपत्ति। संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। यानी ये पूरी चीज, ये दिख रहा है ना, ये संपत्ति वाला, ये वाला, मैं लाइन नहीं खींचूंगा नहीं तो खराब हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मैं इसमें लाइन नहीं खींचना चाहता लेकिन ये गलती से हो जाता है, 1 मिनट, ठीक है। ये जो पुराना, ये पूरा ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं कुछ कलर से, कौन सा कलर से लिखूं यार, पिंक ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा क्या है? संपत्ति है। ओके, इसका शेष हमेशा क्या होगा? उधार होगा। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका शेष हमेशा क्या होगा? उधार होगा। और ये जो इस वाले में दिया हुआ है, ये वाले में, ठीक है, 2 लाइन खींच देता हूँ इसको मैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका शेष हमेशा जमा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। क्लियर है इतना? बस यही 2 बात याद रखनी है। अब इसका रोजनामचा कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे ये मान लो आर्थिक चिट्ठा तुम्हें दिया है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम्हें अनामत दिया होगा, ये दायित्व वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, संपत्ति। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें हर जगह काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। और यहाँ पे भी कुछ हमें खर्च दिया होगा, और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या दिया होगा, लाभ हानि का उधार शेष। तो जब हमें इसे बंटवारा करना होगा, तो मैंने क्या कहा कि हमें किसके बीच में बंटवारा करना है, साझेदारों के बीच में। कौन से साझेदारों, पुराने साझेदारों के बीच में। अब एक बात बताओ कि ये जो अनामत है, ये अनामत क्या है, अनामत जो है वो लाभ का ही भाग है। किसका भाग है, लाभ का ही एक भाग है। तो लाभ जब बांटोगे साझेदारों के बीच में, तो लाभ बांटने से साझेदारों की पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, सोच के बताओ। जब तुम लाभ बांटोगे तो साझेदारों की पूंजी क्या हो जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, साझेदार की पूंजी बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं जब तुम खर्च या हानि बांटोगे तो उसकी उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो याद रखना, अनामत को बांटने से क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी। क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी, ये लिख लेना। हाँ, और इन सारी चीजों को बांटने से क्या होगा, पूंजी घटेगी, क्योंकि ये क्या है, खर्च या हानि है। तो जब पूंजी बढ़ेगी घटेगी, ये क्लियर हो गया। अब रोजनामचा बनाना और आसान हो जाएगा। रोजनामचा फिर कैसे बनेगा, यहाँ पे तो पूंजी बढ़ेगी मतलब यहाँ पे हो जाएगा पूंजी खाते जमा। क्या हो जाएगा, पूंजी खाते जमा। और ये पूंजी घटेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजी खाते उधार। ठीक है, और जो भी अनामत दिया है वो अनामत क्या हो जाएगा, उधार। क्योंकि अभी मैंने समझाया, ये देखो यहाँ पे मैंने समझाया कि साझेदारों में यहाँ पे जो दूसरों का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दायित्व। और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। और जमा को जब खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, उधार। और ये वाला जो पक्ष है ये दायित्व वाला पक्ष है, और यहाँ पे सारी चीजें जो होंगी उनका शेष क्या होगा, जमा। तो जब इसको बांटोगे तो यानी अनामत खाते क्या हो जाएगा, ये उधार हो जाएगा। क्लियर है। और उसी तरह से जब ये पूंजी वाला बांटोगे यहाँ, यानी कि ये वाला यहाँ पे जो भी संपत्ति हानि दिया होगा, तो मैंने कहा पूंजी घटेगी तो हमने पूंजी को उधार कर दिया, लेकिन ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जमा। यानी कि जो भी खर्च दिया होगा, जैसे संशोधन विकास खर्च, ठीक है, विज्ञापन अभियान खर्च या लाभ हानि का शेष, उससे क्या हो जाएगा, पूंजी हमारी घट रही तो पूंजी खाते उधार कर दिया, लेकिन ये खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, जमा। ये पॉइंट जो है इसको आप याद रखना, ये IM पे टिक कर लो और उसको लिख लेना। कैसे, मैंने बताया कि अनामत का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। अनामत का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। लेकिन जब बांटोगे तो यहाँ पे अनामत क्या हो जाएगा, उधार। और बांटोगे किसको, साझेदारों को। और बांटने से साझेदारों की पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए पूंजी खाते मैंने क्या किया, जमा। और खर्च या हानि का शेष हमेशा क्या होता है, उधार। लेकिन जब बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, खर्च या हानि, जमा। और साझेदारों को बांटोगे तो उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, घटेगी। इसलिए पूंजी खाते क्या हो जाएगा, उधार। इतना क्लियर है, बात समझ में आया। तो याद रखना, अनामत को बांटने से पूंजी बढ़ेगी इसलिए जमा होगा, लेकिन खर्च को बांटने से पूंजी घटेगी इसलिए क्या हो जाएगा, पूंजी खाते उधार हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये बस यही पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे नाम जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और हाँ, ये वाला जो मैंने बताया ट्रिक, ये याद रखना, इसका एक और आगे आएगा जो अगले चैप्टर में बताऊंगा, अभी वो जरूरत नहीं है, इस वजह से अभी नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तुम्हें वो दिया भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, थोड़ा नाम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कुछ नाम दिया है, जैसे अनामत। पहला क्या लिखा है, लाभ हानि खाता, ब्रैकेट में देखो लाभ लिखा है। दूसरा लिखा है सामान्य अनामत। तीसरा लिखा है पूंजी अनामत। चौथा लिखा है अनामत भंडोल। पांचवा लिखा है आकस्मिक अनामत। छठा लिखा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता। और सातवां लिखा है विनियोग वदघट अनामत खाता। ठीक है, ये इतने प्रकार के अनामत है जो हमारी किताबों में दिया गया है, और इससे ज्यादा हमें नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको हर बार पूछी जाएंगी, तो वो मैं टिक कर देता हूँ। कौन कौन सी चीजें, एक लाभ हानि खाता, एक सामान्य अनामत खाता, एक कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, और एक विनियोग वदघट अनामत। ये चार नाम हमेशा याद रखना है। क्या क्या, लाभ हानि खाते का लाभ, सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड और विनियोग वदघट अनामत। क्लियर है इतना। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा समझो, देखो लाभ हानि खाता का जमा शेष हो तो लाभ का शेष होता है। सामान्य अनामत का मतलब कि किसी भी रीजन से तुमने बना लिया, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे पैसा तुम यूज कर लोगे। और ये पूंजी अनामत होता है। पूंजी अनामत क्या होता है कि जब हम संपत्ति बेचते हैं, ऐसा कुछ होता है जो हमें कभी कभी होता हो, उनकी वजह से जो लाभ होता है, वो लाभ हमेशा हम किस में लिखते हैं, इस अनामत में डाल देते हैं, पूंजी अनामत में डाल देते हैं। उसके बाद अनामत भंडोल है, तो ये सामान्य अनामत अनामत भंडोल के जैसा ही उसका भाई ही है। उसके बाद है आकस्मिक अनामत। आकस्मिक अनामत में क्या है कि हम इसलिए अनामत रखते हैं ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की घटना घटती है, याद रखना, फ्यूचर में किसी भी प्रकार की और घटना घटे, चाहे जिससे भी रिलेटेड हो, तो अगर वहां पे पैसे की जरूरत पड़ी तो यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद अगला जो नाम है कारीगर अकस्मात मुआवजा, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कभी कभी कारीगरों के साथ कोई अकस्मात हो जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम पैसे चुकाएं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपने पास पहले से ही फंड, या ऐसे बोलो कि हम पहले से कुछ अनामत बनाकर रखते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विनियोग वदघट अनामत।
अब विनियोग वदगट का मतलब होता है कमी वृद्धि, याद रखना है, कहीं कहीं पे तुम्हें लिखा रहेगा विनियोग कमी वृद्धि भी लिखा रहेगा, ठीक है। वध मतलब बढ़ना था, घट मतलब कम होना, लेकिन जब हमें लिखा रहेगा तो कमी वृद्धि लिखा रहता है। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है, तो विनियोग वदगट फंड जो है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास जो विनियोग होते हैं, हमने कहीं पैसा लगाया है, तो तुम्हें पता है जो शेयर्स में हम पैसा लगाया जाता है वो पैसे की कीमत क्या हमेशा घटती बढ़ती रहती है। जब पैसे की कीमत घटती बढ़ती रहेगी तो बढ़ गया तो फायदा है, लेकिन घट गया तो नुकसान है। लेकिन बार बार फायदा नुकसान दिखाने से अच्छा है हम क्या करते हैं, कुछ अनामत बनाकर रख लेते हैं। फायदा हुआ तो जोड़ देना और नुकसान हुआ तो घटा देना, सिंपल सी बात है। फायदा हुआ तो जोड़ देना, नुकसान हुआ तो घटा देना, तो इसीलिए ये अनामत बना लिया जाता है। लेकिन जब हम पुनर्गठन करते हैं, यानी आज के बाद आगे से नया सिरा शुरू करने वाले हैं, तो ये अनामत की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से नया शुरू होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, मैंने क्या कहा, ये सभी की सभी चीजें क्या है, एक तरह से लाभ का ही एक भाग है। क्या है ये सभी चीजें, लाभ का ही एक भाग है। और लाभ का शेष हमेशा क्या होता है, लाभ का शेष हमेशा होता है जमा। लेकिन जब खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, उधार। तो अगर ध्यान से देखो तो सभी को उधार उधार किया है कि नहीं, है ना, किया है कि नहीं उधार, यानी जितने भी नाम दिए गए अनामत वाले सभी चीजों का क्या कर दिया, उधार। तो याद रखना है ये पॉइंट कि जो भी ऐसा दिया रहेगा उसको हमेशा क्या कर देना, उधार कर देना है। और इन सभी को बांटने से क्या होगा, साझेदारों की पूंजी बढ़ जाएगी। तो पूंजी बढ़ने का मतलब हो जाएगा पूंजी खाते जमा, क्योंकि साझेदारों की पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा होता है। और उसमें और पैसा डालोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, जमा ही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका पहला रोजनामचा, ये आपको याद रखना है। मैं इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना रहे और आने वाले चैप्टरों के लिए आपके लिए आसान हो जाए। मैं वहां पे ये पॉइंट्स आपको नहीं समझाऊंगा, याद रखना। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो इसको कंटिन्यू नोट्स बनाते रहना ताकि वहां पे प्रॉब्लम ना हो। मैं वहां पे भी एक बार बता दूंगा जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कि भाई आप ये वीडियो देखो, और वहां पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इतना डिटेल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इसलिए नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा, एक ही चीज को दो बार नहीं करना, इसलिए एक ही बार में करवा दे रहा हूँ। ओके। उसके बाद दूसरा चीज, यहाँ पे कुछ हमें हानियां भी दी रहेंगी, और इसी को बोला जाता है प्रसारित महसूली खर्च। ये जो दोनों नाम दिया गया है ना, इसको बोला जाता है प्रसारित महसूली खर्च। क्या बोला जाता है, प्रसारित महसूली खर्च। प्रसार का मतलब बढ़ना होता है ना, प्रसार कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फैल रहा है, ऐसा टाइप का। तो प्रसारित महसूली खर्च जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार ऐसे खर्च होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिनका हमें लाभ, या यूं कहो जिनसे हमें फायदा 12 महीने से ज्यादा मिलेगा। क्या मैंने कहा, ऐसे कुछ खर्च होते हैं जिनका हमें फायदा 12 महीने से ज्यादा मिलेगा, तो उन खर्चों को हम खर्च नहीं मानते हैं। तब उन खर्च को हम क्या मान लेते हैं, हम अपनी संपत्ति मान के चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, संपत्ति। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे संशोधन विकास लिखा हुआ है, मान लो कोई चीज तुमने खोजा, ढूंढा, टेक्निकल खर्चा किया, और मान लो उस संशोधन का तुम्हें 3 साल फायदा मिलेगा। कितने साल फायदा मिलेगा, 3 साल। ठीक है, 3 वर्ष फायदा मिलेगा। तो आज का ही खर्च मानना तो गलत बात है ना। तो इसीलिए जितना खर्च हुआ इसको हम क्या करेंगे, 3 सालों में बांट देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रसारित महसूली खर्च। और लाभ हानि, और यहाँ पे तो हानि दिया ही है ब्रैकेट में, ये दिया ही देगा तुम्हें। और जब हानि है तो हानि का शेष हमेशा क्या होता है, उधार। और जितने भी खर्च होते हैं उन सभी का शेष हमेशा क्या होता है, उधार। लेकिन जब बांटोगे तो खाता बंद करोगे, और खाता बंद करोगे तो देखो क्या हो गया, सब चीजें जमा हो गई कि नहीं। और इनको बांटने से साझेदार की पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और पूंजी घट गई, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है पूंजी या चालू खाते उधार। क्लियर है इतना। तो ये दो रोजनामचा याद रखना है। ये हो गया आपका रोजनामचा। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था, इसमें एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ इसी के नीचे ही। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब पूंजी खाता बनाते हैं, तो जब हम पूंजी खाता बनाएंगे, ये आने वाले चैप्टर्स के लिए, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। एक और लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी। अब तुम लोग को करना क्या है वो थोड़ा सुन लो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट बाद में लिख लेना, इसके नीचे पहले ये लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन, इसके नीचे सीधा ये लिखना, उसके बाद ये वाला लिखना। ठीक है, और ये भी लिखोगे कैसे, ये इसी के नीचे ही लिखना, ताकि आपको पता रहे कि इसके नीचे का पार्ट है। या तो ऐसा करना, या तो तुम क्या करना, इसको 2 बार कर लेना। किसको, ये जो लिखा है ना आर्थिक चिट्ठा, इसको 2 बार बना लेना, 4 लाइन का ही तो है। फिर उसके नीचे ये बनाना, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमको सही लगे। मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे याद रखना है। जब हम खाता बंद करते तो हमें पता है हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। खाता बंद करते हैं तो क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। तो क्रॉस एंट्री याद रखनी है। कैसे, जो भी यहाँ पर हमें दिया होगा, कहाँ पर दिया होगा हमें, तो यहाँ पे मैं पीला यूज नहीं किया, हाँ ये वाला, जो भी हमें इस साइड दिया होगा, कौन सी साइड है ये हमारा पूंजीदायित्व पक्ष है। तो यानी कि इस तरह से यहाँ पे क्रॉस एंट्री जाएगा, मतलब
क्रॉस मतलब इधर चला जाएगा, याद रखना। जो भी इधर दिया होगा, किस तरफ, इधर, तो वो क्रॉस होके कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। यानी कि जो इधर दिया होगा, चलो मैं लाइन खींची देता हूं, जो भी इस साइड दिया होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये वाला लाइन, कौन सा ले लूं, व्हाइट लेता हूं, चलो, जो यहाँ पे दिया होगा वो इस साइड जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे दिया होगा वो इस साइड जाएगा। क्लियर है? तो अभी देखो क्रॉस एंट्री हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा याद रखना है कि एंट्री कैसी हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कहाँ गया है, पूंजी के जमा में, और ये वाला सारा कहाँ गया है, पूंजी के उधार में। और मैंने वो पहले ही बता दिया कि तुम्हें ये हमेशा इधर वाला बांटोगे तो पूंजी उधार हो जाए, क्योंकि ये सारा हमारा खर्च और हानि होता है। तो ये तुम्हें ट्रिक याद रखनी है, तुम्हें हर जगह काम आएगा कि जो भी दायित्व पक्ष में दिया रहता है, क्या, जो भी दायित्व पक्ष में दिया रहता है, अगर उसका बंटवारा करोगे तो पूंजी के जमा में जाएगा, और जो भी संपत्ति पक्ष में दिया रहता है उसका बंटवारा करोगे तो पूंजी के उधार में जाएगा। रीजन उसका यही है कि ये इसका शेष क्या होता है, हमेशा जमा, दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है, जमा, और संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, उधार। जब उधार वाले को बंद करोगे तो ये जमा हो जाएगा लेकिन उधार में एंट्री जाएगी, और जमा वाले को बंद करोगे तो उधार हो जाएगा लेकिन एंट्री कहाँ जाएगी, जमा में। यानी हम एंट्री हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा इस टॉपिक का बेसिक, जो तुम्हें चौथे, पांचवें और छठे चैप्टर में काम आएगा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स व्हाई मैंने इतना टाइम कंज्यूम किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि नोट्स तुम्हें बहुत काम आएगा, इसको अच्छे से पूरा लिख लेना। जो भी यहाँ पे चीजें मैंने ऐसे लिखी है इसको लिख लेना, तुम्हें चौथे पांचवें दोनों में काम आएगा। और ये दोनों रोजनामचा, ठीक है, ये दोनों रोजनामचा, जैसा मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें लिख लेना रोजनामचा के आजू बाजू में, ताकि तुम्हारे साथ ये रहे। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी भी चीजें आपको अच्छी लग रही, जितनी क्लासेस मैंने एक्सप्लेन की है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी दूसरे स्कूल के हैं, तुम्हारे स्कूल के हैं, तुम्हारे फ्रेंड है, ट्यूशन कोचिंग, जो भी, उनको एक बार शेयर करना। हो सकता है उनको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता चल जाए, और तुम्हें भी वो थैंक यू बोल देंगे, मुझे भी थैंक यू बोल देंगे, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।